नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। नई दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय विद्युत एवं आवास वन मंत्री मनोहर लाल से राज्य विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने RDSS योजना के तहत ऋषिकेश और हरिद्वार में विद्युत लाइनों के भूमिगत और स्वचालितकरण और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 7,800 करोड़ की आपको बताते थे YTT गैप फंडिंग पावर सिस्टम डेवलप फंड के तहत 1,007.82 करोड़ की परियोजनाओं की मंजूरी दी तथा RRTS कॉरिडोर के विस्तार का अनुरोध किया गया। साथ ही इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में निजी भूमि आधारित परियोजनाओं के लिए केंद्र सहायता प्रणाली लागू करने और EWS श्रेणी में के लिए ऋण सुविधा के निर्देश देने की मांग की गई। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ने सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक आश्वासन दिया है। तो वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने आखिरकार अभिनेत्री उर्मिला सनावर को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। दोनों लंबे समय से एक रिश्ते में थे, लेकिन उर्मिला सार्वजनिक रूप से पत्नी का दर्जा मांग रही थी। इस संबंध को लेकर आरोप प्रत्यारोप और विवाद भी सामने आते रहे। अंततः सुरेश राठौर ने सामाजिक और राजनीतिक दबाव के बीच समझौता कर रिश्ते को स्वीकार किया। तो वहीं उर्मिला ने इसे मिशन सिंदूर की जीत बताया और इसे महिलाओं के अधिकारों की प्राथमिक जीत का करार दिया। तो वहीं आपको बता दें, सुरेश राठौर ने उर्मिला को अपनी पत्नी मान लिया है। साथ ही सामाजिक दबाव के चलते एक रिश्ते में नहीं आ रहे थे दोनों। तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और मोदी सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल को बेमिसाल बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी क्षेत्रों में सतत विकास किया है, जबकि कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। टमटा ने कहा कि जनता ने अब कांग्रेस को नकार दिया और बीजेपी की नीतियों में विश्वास जताया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी चुनावों के लिए तैयार रहने को भी कहा है। पूरे देश के लोग जानते हैं और देश के 140 करोड़ लोग भी जानते हैं, क्योंकि इन्हीं 140 करोड़ लोगों को ही पता है कि किन किन समय में कैसे कैसे जो समस्याएं लोगों की थी, उन सभी समस्याओं का समाधान किसी सरकार ने किया है तो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने किया है। और गरीब से लेकर के किसानों तक सबकी चिंता करना नरेंद्र भाई मोदी जी के ये विकास योजनाओं से लोग आच्छादित हैं, लोग खुश हैं। और इसी का परिणाम है कि आज हमारे चाहे वो डेवलपमेंट के सेक्टर हैं और चाहे हमारे इंटरनेशनल हमारी ख्याति है, चाहे हमारी आर्थिक व्यवस्था है, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। तो वहीं उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। खासकर चारधाम यात्रा के दौरान सामने आ रहे ऐसे हादसों ने सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए। इस बीच अब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। हरीश रावत ने हेलीकॉप्टर क्रैश की घटनाओं को बेहद चिंताजनक बताते हुए कहा कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए नई SOP यानी आपको बता स्टैंडर्ड ऑपरेशन आपको की जानी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार से अपील की है कि तत्काल प्रभाव से कड़े कदम उठाए जाए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। आपने नई चुनौतियों के हिसाब से न SOP तैयार की है, नाकामयाब हो रहे हैं क्योंकि जो हेली सर्विसेज हैं आप नहीं संचालित कर रहे हो, उसको यूकाडा नहीं संचालित कर रहा है, वो यूकाडा को और राज्य सरकार को चला रहे हैं हेली कंपनी। आपने जिनके लिए हमने जब इसको हमारे समय में जब हमने जगह जगह हेलीपैड बनाए थे और सिंगल लाइन ऑपरेशन के लिए एक टेंडर जारी किया था, तो उसके साथ एक SOP भी बनाई। और आज अब इतने सालों बाद उसका कोई रेलिवेंस रह नहीं गया है। इतना एक्सपेंशन हो रहा है इस सेक्टर का उत्तराखंड के अंदर।
आपने नई चुनौतियों के हिसाब से न एसओपी तैयार की है, न आपके पास कोई सिंगल कमांड सिस्टम है। ये सिंगल कमांड सिस्टम यूकाडा है। यूकाडा अपना दायित्व कर ही नहीं रहा, उसके बाद टेक्निकल मैन पावर है ही नहीं। तो वही 35 वर्षों की सेवा के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने सेवानिवृत्त उपाध्यक्ष ओम प्रकाश आर्य आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस में शामिल हो गए। पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने उन्हें पार्टी की सत्ता दिलाई और पटाखा आपको बताते चले और पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। साथ ही आर्य को वर्ष 2017 में भारत सरकार के तहत पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया था। उन्होंने कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का संकल्प व्यक्त किया। देखिए, ओम प्रकाश आर्य जी पुलिस के सेवानिवृत्त उपाधीक्षक हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में डिप्टी एसपी के रूप में 35 वर्षों तक लंबी सेवा दी है और वो देहरादून के रहने वाले हैं, बहुत विद्वान हैं। 4 विषयों में तो स्नातकोत्तर है। वनस्पति विज्ञान में, अंग्रेजी में एमएड किया है उन्होंने, एमबीए किया है और पुलिस में अधिकारी रहे। आज वो सेवानिवृत्ति के बाद कांग्रेस में शामिल हुए हैं। मैंने उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस संगठन उपाध्यक्ष नाते उनको पार्टी में ज्वाइन करवाया है। उन्होंने पार्टी को आश्वस्त किया है कि वो अपनी पूरा अनुभव, अपना पूरा निष्ठा के साथ पार्टी की सेवा करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। तो वहीं देहरादून में उत्तराखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में महिलाओं और नाबालिग बच्चियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के विरोध में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल और महिला आयोग अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें अधिकारियों आपको बताते चले जिसमें अपराधियों के खिलाफ तत्काल कठोर कानूनी कार्यवाही और महिला अपराधों पर रोक लगाने की मांग की गई। तो वहीं महिला कांग्रेस का ये प्रदर्शन, जहां महिलाओं पर हो रहे अपराध को लेकर मांग की गई है, राज्यपाल और महिला आयोग को भेजा है ज्ञापन, जहां अधिकारियों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ आपको बताते चले कड़ी कार्यवाही के मांग की गई है। तो वहीं हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सोमवार को कलेक्टर भवन में जनता दरबार का आयोजन किया, जिसमें 125 जन शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें भूमि विवाद, पेंशन, बिजली, पानी और राजस्व से जुड़े मामले प्रमुख रहे। डीएम ने सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने जन समस्याओं और समयबद्ध समाधान का प्रशासन की प्राथमिकता बताया और लापरवाही पर सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी है। कई मामलों में मौके पर ही कार्यवाही शुरू की गई, जिससे जनता में भरोसे और उम्मीद की भावना देखी गई। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। उत्तराखंड जिसे देवों जिसे देवों की भूमि कहा जाता है, न केवल अपनी आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ का साहसिक पर्यटन भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ के पर्वतीय इलाकों, नदियों और जंगलों ने इस राज्य को साहसिक पर्यटन के लिए एक आदर्श स्थान बना दिया है। उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन के कई रूप हैं, जो पर्यटकों को रोमांच और प्रकृति के निकट ले जाते हैं। रोमांचित कर देने वाले व्हाइट वाटर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, जेट स्कीइंग, रॉक क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, आइस स्कीइंग के अनुभव ने इस राज्य को साहसिक पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित किया है। पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ हर साल 5 लाख से अधिक पर्यटक राफ्टिंग के लिए आ रहे हैं। इस तरह की रोमांचक गतिविधियाँ कारोबार के साथ ही रोजगार का भी जरिया बन रही हैं। गंगा पर व्हाइट वाटर राफ्टिंग उत्तराखंड में सबसे पसंदीदा साहसिक गतिविधियों में से एक है।
जो अब पर्यटन उद्योग का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। इससे स्थानीय समुदाय को अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के अवसर भी मिलते हैं, जैसे स्थानीय उत्पादों की बिक्री, ट्रांसपोर्ट और यात्रा सेवाएं, होटल और रेस्टोरेंट व्यवसाय में वृद्धि। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पहली बार उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने महिलाओं को व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग गाइड का प्रशिक्षण दिया है। साहसिक पर्यटन की दुनिया में महिलाएं भी राफ्टिंग प्रशिक्षक के रूप में अब एक नई पहचान बना रही हैं। राज्य सरकार के साथ साथ विभिन्न गैर सरकारी संगठन उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं। तकनीकी कौशल प्राप्त करने के बाद महिलाएं राफ्टिंग प्रशिक्षक के रूप में अपना करियर बना रही हैं। केंद्र सरकार ऋषिकेश में अत्याधुनिक राफ्टिंग बेस बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। राफ्टिंग संचालन को सुव्यवस्थित करना, आधुनिक सुविधाओं के साथ पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाना, उत्तराखंड का साहसिक पर्यटन न केवल अद्भुत अनुभवों से भरा है, बल्कि यह पर्यटकों को सांस्कृतिक और प्राकृतिक समृद्धि के साथ जोड़ता है। आप यात्रा की योजना बनाएं और साहसिक गतिविधियों में भाग लें। उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन आपके इंतजार में है। के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों का, जहां 15 जून को जंगल चट्टी के पास भारी वर्षा के कारण मलबा और पत्थर आने से केदारनाथ धाम का पैदल मार्ग आंशिक रूप से बाधित हो गया था, जिससे यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई और प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही करते हुए देर शाम तक मलबा हटवाकर मार्ग को सुचारू कर दिया। मौसम अनुकूल होने के बाद आज सुबह केदारनाथ यात्रा फिर से सामान्य रूप से संचालित हो गई। वहीं मौसम विभाग के तहत जारी येलो अलर्ट को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए यात्रा पर निकले और सावधानी भी बरतें। केदारनाथ पैदल मार्ग पर आंशिक रूप से बाधित हुआ, जहां प्रशासन की त्वरित कार्यवाही से मार्ग दोबारा शुरू किया गया। भारी बारिश से पैदल मार्ग बाधित, जिसके चलते श्रद्धालुओं को काफी तकलीफों का सामना भी करना पड़ा। तो वहीं देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने और स्टंट ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में मसूरी क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ युवक शराब के नशे में कार के बोनट पर बैठकर हुड़दंग करते दिखे। मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने जांच कर तीनों युवकों को हिरासत में लिया और घटना में प्रयुक्त 2 वाहनों को सीज कर दिया गया है। तो वही रामनगर क्षेत्र में 13 जून को हुए युवक हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए मुख्य आरोपी सहित कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना के प्रयुक्त आपको बताते चले आला कत्ल और मृतक की मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिए। साथ ही इस सराहनीय कार्य के लिए पुलिस टीम 2500 का नगद इनाम भी दिया गया है। तो वहीं उत्तरकाशी जिले के चौकी गेंगवाला ब्रांखाल पुलिस टीम ने ड्रग फ्री इंडिया पखवाड़ा अभियान के तहत आपको बताते चले कि सिक्यारा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान टनल निर्माण में लगे कर्मचारियों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और उसके स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। पुलिस ने सभी से नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की अपील की है। तो वहीं हरिद्वार देहरादून हाईवे पर हुड़दंग मचाने वाले पर देहरादून पुलिस ने कड़ी कार्यवाही की है। आपको बताते चले नकली बंदूक लहराया रैश ड्राइविंग करने वाला हरियाणा और बिहार निवासी 9 युवक युवतियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। साथ ही पुलिस एक्ट के तहत सभी पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। साथ ही पुलिस एक्ट के तहत सभी का चालान कर दिया गया है। दोनों गाड़ियों को सीज भी
कर दिया गया। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर रिपोर्ट भी भेजी गई है। एमएलए अंकल हैं हमारे, ये कहकर आजमगढ़ के कुछ युवक स्कॉर्पियो में हूटर, विधायक स्पीकर और ब्लॉक प्रमुख टैग लगाकर हरिद्वार की सड़कों पर रौब झाड़ रहे थे, लेकिन उत्तराखंड पुलिस की पैनी नजर से वो नहीं बच सके। फौरन काली फिल्म, हूटर, स्टिकर उतरवाया गया और गाड़ी को सीज भी किया गया, जहां झूठे रुतबे की पोल खुलने पर पुलिस ने आवश्यक कार्यवाही भी की है। तो भाई उत्तराखंड के बागेश्वर में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने एक आरोपी को आपको बताते चले 218 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया है। ये कार्यवाही जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। साथ ही आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। तो वहीं देहरादून पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के एक शातिर सदस्य को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से चोरी के 11 दुपहिए वाहन बरामद किए गए। बरामद गाड़ियां अलग अलग थानों में दर्ज चोरी के मामलों से जुड़ी हैं। वहीं फरार 2 अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी पहले भी चोरी के मामलों में जेल जा चुका है। तो वहीं 11 चोरी के वाहन बरामद किए जा चुके हैं। शातिर वाहन चोर का ये पूरा गिरोह अब गिरफ्तार हो चुका है। देहरादून में चोर गिरोह अब बेनकाब। पुलिस के हाथ एक और सफलता, जहां 11 चोरी के वाहन भी पुलिस ने गिरोह के कब्जे से बरामद किया है। साथ ही शातिर वाहन चोर अब गिरफ्तार। देहरादून में चोरी का ये गिरोह अब बेनकाब हो चुका है। जहां आपको बताते चले पुलिस की कार्यवाही में ये पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां शातिर वाहन चोर अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। देहरादून पुलिस के हाथ लगी ये बड़ी सफलता, 11 चोरी के वाहन बरामद किए गए। शातिर वाहन चोर गिरफ्तार। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देवभूमि उत्तराखंड, जहां प्रकृति की गोद में बसा हर गांव, हर पहाड़ यहाँ की संस्कृति और विरासत की पहचान है। लेकिन अनियंत्रित भूमि खरीद फरोख्त से राज्य की पहचान और स्थानीय लोगों के अधिकारों पर संकट मंडरा रहा था। राज्य सरकार ने इस चुनौती को गंभीरता से लिया और उत्तराखंड विधानसभा ने सख्त भू कानून विधेयक पारित कर दिया है, जो उत्तराखंड की जमीन को सुरक्षित रखने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। भू कानून उत्तराखंड राज्य के लोगों की बहुत लंबे समय से मांग थी। उनकी जन भावनाओं के अनुरूप हमने भू कानून को प्रस्तुत किया, उसको विधानसभा ने उसको पारित किया है, सभी बातों का ध्यान में रखते हुए कि हमारी भूमि की जो खरीद फरोख्त है वो भी जो है न हो, और हमारा जो निवेश है वह भी किसी रूप में प्रभावित न हो, यानी कि इकोलॉजी इकोनॉमी दोनों में संतुलन रहे और लोगों की जन भावनाएं आगे बढ़े। नए भू कानून के तहत बाहरी व्यक्ति हरिद्वार व उधम सिंह नगर को छोड़कर शेष 11 जिलों में कृषि एवं बागवानी के लिए भूमि नहीं खरीद सकेंगे। एमएसएमई के लिए भूमि खरीद की अनुमति का अधिकार जिला अधिकारी से हटाकर उत्तराखंड शासन को दिया गया है।
उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए अगर जमीन खरीदना है तो संबंधित विभाग और शासन से स्वीकृति लेनी होगी। नए कानून के तहत आवासीय उपयोग के लिए 250 वर्ग मीटर भूमि खरीदने के लिए शपथ पत्र देना होगा। भूमि खरीद की प्रक्रिया की निगरानी सरकार के विशेष पोर्टल से होगी। गलत तरीके से इस्तेमाल की गई जमीन को सरकार जब्त कर सकेगी। इस कानून से उत्तराखंड वासियों की जमीन सुरक्षित होगी, गांवों में विकास होगा और राज्य की प्राकृतिक धरोहर को नया जीवन मिलेगा। सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष। कोरोना वायरस एक बार फिर से चिंता बढ़ा रहा है। देश के एक्टिव केसों की संख्या अब 7,000 के पार पहुंच गई है और नए वेरिएंट की वजह से मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। देश में कोरोना वायरस से लगातार दूसरे दिन 10 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रविवार को 11 मरीजों ने जान गंवाई। केरल में 7 और दिल्ली, छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र में 1-1 मौतें हुई हैं। बीते शनिवार को 10 मौतें हुई थी, जिसमें चिंता और बढ़ गई है। देखिए ये रिपोर्ट। वायरस के केसों और मौतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में 11 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। नए वेरिएंट से एक दिन में ये सबसे ज्यादा मौतें हैं। कोविड के 31 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 7,264 एक्टिव मरीज हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1,920 केस है। इसके बाद गुजरात में 1,433 और पश्चिम बंगाल में 747 एक्टिव मामले हैं। बीते 24 घंटे में कोई नया केस नहीं मिला है, जबकि 119 मरीज रिकवर हुए हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रविवार को बच्चे को जन्म देने के एक दिन बाद महिला, जिनकी उम्र 27 वर्ष बताई जा रही है, कोविड से उनकी मौत हो गई। कोरोना के नए वेरिएंट से जनवरी 2025 से अब तक कुल 108 मौतें हो चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि हमने कोरोना से निपटने के लिए जरूरी इंतजाम कर लिए हैं। चलिए अब आपको राज्यवार तरीके से कोरोना अपडेट देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सावधानी बरतने का निर्देश जारी किया है। प्रमुख स्वास्थ्य अधिकारियों ने सभी अस्पतालों को जरूरी दवाएं, पीपीई किट, जांच सुविधाएं, आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, आईसीयू और वेंटिलेटर जैसी सुविधाओं को तैयार रखने को कहा है। महाराष्ट्र राज्य में रविवार को कोरोना के 40 नए केस मिले। बीते 24 घंटे में 47 साल के मरीज ने अपनी जान गंवाई है। वहीं शनिवार को राज्य में 2 मरीजों की मौत हुई है। केरल स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा के लक्षणों वाले मरीजों का इलाज करते समय जून 2023 में जारी की गई कोविड गाइडलाइन पालन करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है। साथ ही जुकाम, खांसी, बुखार जैसे लक्षण वाले मरीजों का कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। कर्नाटक में गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने भी 25 बेड का कोविड वार्ड बनाया है। इनमें से 5-5 बेड आईसीयू, वेंटिलेटर समेत हाई डिपेंडेंसी यूनिट और 5 प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए हैं। बाकी 10 नॉर्मल बेड हैं। भारत के कई राज्यों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बीच देश में 4 नए वेरिएंट मिले हैं। आईसीएमआर के डायरेक्टर ने बताया कि दक्षिण और पश्चिम भारत से जिन वेरिएंट की सीक्वेंसिंग की गई है वे LF.7, XFG, JN.1 और NB.1.8.1 सीरीज के हैं। बाकी जगहों से नमूने लेकर सीक्वेंसिंग की जा रही है ताकि नए वेरिएंट की जांच की जा सके। मामले बहुत गंभीर नहीं हैं। लोगों को चिंता नहीं, बस सतर्क रहने को कहा गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने भी इन्हें चिंताजनक नहीं माना है। हालांकि निगरानी में रखे गए वेरिएंट के रूप में कैटेगराइज किया गया है। चीन सहित एशिया के दूसरे देशों में कोविड के बढ़ते मामलों में यही वेरिएंट दिख रहे हैं। NB.1.8.1 के A435S
V445H और T478I जैसे स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन अन्य वेरिएंट की तुलना में तेजी से फैलते हैं। इन पर कोविड के खिलाफ बनी इम्यूनिटी का भी असर नहीं होता। भारत में कोविड का JN.1 वेरिएंट सबसे आम है। टेस्टिंग में आधे से ज्यादा सैंपल्स में ये वेरिएंट मिलता है। इसके बाद BA.2 और ओमिक्रॉन सबलाइनेज वेरिएंट के मामले भी मिलते हैं। चलिए अब आपको JN.1 वेरिएंट के बारे में बताते हैं। JN.1 वेरिएंट इम्यूनिटी कमजोर करता है। JN.1 ओमिक्रॉन के BA.2.86 का एक स्ट्रेन है। इसे अगस्त 2023 में पहली बार देखा गया था। दिसंबर 2023 में WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया। इसमें करीब 30 म्यूटेशंस हैं जो इम्यूनिटी कमजोर करते हैं। अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार JN.1 अन्य वेरिएंट की तुलना में ज्यादा आसानी से फैलता है, लेकिन ये बहुत गंभीर नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों में ये सबसे आम वेरिएंट भी बना हुआ है। JN.1 वेरिएंट के लक्षण कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक रह सकते हैं। अगर आपके लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं तो हो सकता है कि आपको लंबे समय तक रहने वाला कोविड हो। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोविड-19 के कुछ लक्षण ठीक होने के बाद भी बने रहते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि कोविड-19 अब एंडेमिक यानी स्थायी हो चुका है और इसके हल्के संक्रमण समय समय पर आते रहेंगे, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 5 जून को देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई ताकि ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आइसोलेशन बेड और जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। 2 और 3 जून को स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता शर्मा की अध्यक्षता में तकनीकी समीक्षा बैठकें हुई, जिनमें राज्य और आपदा प्रबंधन एजेंसियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य अधिकारी इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षणों और गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण पर नजर रख रही हैं। सारी के सभी मामलों और ILI के 5% मामलों की टेस्टिंग की जा रही है। पॉजिटिव सारी सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ICMR VRDL नेटवर्क को भेजा जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने मई 2023 में कोविड-19 को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी से बाहर घोषित कर दिया था। अब विशेषज्ञ इसे मौसमी, स्थान विशिष्ट और सीमित रूप में रहने वाला रोग मान रहे हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।